इस लेक्चर के अंदर भी आज जो है एज यूजुअल देयर वुड बी थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट pertains to the official of the ministry. The second part pertains to the functions of the divisions. And third part relates to the communication section. So before the number is exceeded 200 above, the participants who have joined, if they have any question, they may ask about the previous lecture. Here we are waiting for the today's participants to exceed 200. The participants, पहला पार्ट हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर का, जिसमें आपकी जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 हैं उसके अंदर जो ऑफिशियल आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्लर्क है, वो दफ्तरी है, वो आपका नायब कासिद है. ये आपके दफ्तरों में भी ये लोग जो हैं ये काम करते हैं. And what does the job description is attached with these officials in the ministry of in the federal secretariat, वो मैं आपके सामने रखूंगा. तो क्लार्क्स जो हैं वो आपके दफ्तरों के अंदर भी होते हैं और क्लार्क्स जो हैं वो मिनिस्ट्री के अंदर भी होते हैं. देयर जॉब डिस्क्रिप्शन इज लाइक दिस कि क्लर्क क्या करते हैं. Clerks in the secretariat are required to perform the following duties. इनका काम जो है वो रिसीट एंड डिस्पैच इंक्लूडिंग फाइल ट्रैकिंग सिस्टम. पहला फंक्शन जो क्लर्क का होता है मिनिस्ट्री के अंदर, वो डाक को रिसीव करना होता है या डाक को डिस्पैच करना होता है. और जो फाइलें मूव होती हैं हमारी, उनका ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसको भी मेंटेन करना जो है वो क्लर्क्स का काम है. तो इस सिलसिले में वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दिस ऑफिशियल इज परफॉर्मिंग इन द सेक्रेटेरिएट. इसका दूसरा फंक्शन जो है वो जब ये डाक जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम द सेंट्रल डायरी रजिस्टर, सेंट्रल डायरी सेक्शन से, तो अपनी सेक्शन की डायरी के अंदर जब ये लेता है तो उसको रेलेवेंट फाइल्स के अंदर पुट अप करना इसका काम है. जो लेटर बाहर से आया है वो किस फाइल को पर्टेन करता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्लर्क टू उसके अंदर इसको लगाए. और या अगर पहले कोई इस टाइप की कोई फाइल नहीं है तो फिर नई फाइल को
ओपन करेगा ये बंदा। अब इसकी एंट्री जो है फाइल के अंदर जब करते हैं तो ये रेड एंट्री करता है हमारे जो नोट पोर्शन ऑफ द फाइल है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि एक फाइल जो है उसके दो पोर्शन होते हैं। नॉर्मली जो हमारे दफ्तरों में, हमारे अकाउंट्स ऑफिस के दफ्तरों के अंदर जो चलते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है और एक नोटिंग पोर्शन होता है। लेकिन कुछ दफ्तरों के अंदर हम देखते हैं कि नोटिंग पोर्शन जो है, जी, अनम अकरम और मोहम्मद आजम ने कहा है कि मैं लेक्चर समझ चुका हूँ, थैंक यू वेरी मच। आजम, सॉरी आजम और अनम अकरम कह रही हैं कि आईसीटी को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। बेटे, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब मैं लेक्चर शुरू कर चुका हूँ अपना नया जो है वो। अब जब लेक्चर का सेशन आएगा तो उसके अंदर इसको एक्सप्लेन तो किया जा सकता है, लेकिन इट वोंट बी पॉसिबल नाउ कि इस लेक्चर के दौरान मैं आपसे वो चीज़ें जो है शेयर करूं। जस्ट वेट, मैं फर्स्ट पार्ट जो है उसको ख़त्म कर लूं। आई विल इनवाइट योर क्वेश्चंस, तो उसके अंदर फिर इसको मैं इसे टेकअप करूंगा। प्लीज वेट टिल दैट टाइम। तो आदिल गिल, आपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिखा है NYC, व्हाट डज दिस अब्रिविएशन मीन? आदिल गिल, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ख्याल है ऐसे शौकिया ही उसने लिख दिया। ओके, समझ आ रही है आपको आदिल गिल को, लेकिन NYC पता नहीं, उसकी अपने का कोड वर्ड होगा साइफर का, जो कि हमारे आजकल साइफर चला हुआ है। एनी हाउ, प्लीज आप लेक्चर ये सुनिए, बाद में फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपके लेता हूँ। पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा तो पार्टिसिपेंट्स, मैं अर्ज कर रहा था आपके साथ कि नॉर्मल दफ्तरों के अंदर ऑफिस नोट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फाइल में ऑफिस नोट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फ्री स्टाइल वर्किंग होती है। एक अगर कहीं नोट लिखना भी पड़ जाए तो लूज पेपर जो है वो लेके उसके ऊपर अपना लेके तो अप्रूवल ले लेते हैं। दिस इज नॉट द वे। मिनिस्ट्री के अंदर एक फाइल के दो मेजर पोर्शन होते हैं, करस्पॉन्डेंस पोर्शन और नोटिंग पोर्शन। तो ये जो मेकिंग रेड एंट्री जो क्लर्क करता है, ये नोटिंग पोर्शन के अंदर करता है। रेड एंट्री से मुराद ये है कि वो लेटर जो रेफरेंस उसे रिसीव हुआ है, वो रेफरेंस ऊपर लाल पेंसिल से, रेड पेंसिल से लिखेगा, कहाँ से आया, क्या नंबर है, क्या डेट है, क्या सब्जेक्ट है। ये रेड एंट्री जो है अकाउंट्स ऑफिस में शायद ही देखने को मिले, एडमिन सेक्शन के अंदर हो सकती है, लेकिन रेस्ट ऑफ की जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर अगर कहीं है तो वेल एंड गुड। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वेरी रेयर पाई जाती है, लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर इसको जो देखा जा सकता है। मिनिस्ट्री के अंदर इट इज द इम्पोर्टेंट रेड एंट्री दैट वी गेट। मोबीन, प्लीज अपना क्वेश्चन लिख लें, मैं फिर आपको पूछता हूँ। अब ये दो पोर्शन तो आपको शायद मिल जाएं फाइलों के अंदर, लेकिन एक थर्ड पोर्शन भी मिनिस्ट्री के अंदर एक फाइल के अंदर होता है, जिसे रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं।
ये फाइल के अंदर एक फाइल होती है छोटी सी, जिसके ऊपर पूरी फाइल या केस जो है उसकी इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस उसके ऊपर या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं. During my service career, when I was serving in the secretariat, in the Punjab's civil secretariat or federal secretariat, तो रेड एंट्री का रवाज सेक्रेटेरिएट के अंदर होता है. बाहर अगर कोई दफ्तर फॉलो करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग इसकी परवाह नहीं करते या इसको फॉलो नहीं करते. तो ये रेड एंट्री से मुझे याद आया कि मैं आपको ये बता दूं कि इट इज मेड ऑन द नोटिंग पोर्शन ऑफ द फाइल, और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में वो लेटर रख दिया जाता है. उसको नंबर जो है वो लगा दिया जाता है, सीरियल नंबर. और नोटिंग पोर्शन के अंदर पैराग्राफी पैराग्राफी जो है, हर आपका लेटर जो है उसकी पैराग्राफी होती है. पैरा वन, पैरा टू, जो भी उसके ऊपर डिसीजन होता है वो सारे के सारे पैराग्राफ्स के अंदर वो मौजूद होते हैं. तो थर्ड मैंने कहा कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है, ये तो बिल्कुल ही हमारे दफ्तरों के अंदर अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं पाया जाता. अगर कहीं है तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट इज बीइंग फॉलोड बाय आवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, बट it is mandatory in the secretariat's practice to follow correspondence portion, noting portion, and running summary of facts. तो हम बात जो है वो क्लर्क की कर रहे हैं कि क्लर्क क्या करता है. तो ये उसका फर्ज है कि वो डायरी करे, फिर रेड एंट्री करे फाइल के अंदर, रेलेवेंट फाइल के अंदर उस पेपर को लगाए. और अगर कोई फाइल उस ऐसे सब्जेक्ट के मुतलका नहीं है तो नई फाइल भी खोल लेगा वो. लेकिन नई फाइल खोलने से पहले ही हैज टू कंसल्ट हिज असिस्टेंट, सेक्शन असिस्टेंट, कि जी मैं फाइल, इसका कोई पहले प्रेसिडेंट नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो मुझे फाइल खोलने की इजाजत दी जाए. तो इस तरीके से वो नई फाइल खोल के उसके अंदर उसके लगा दे. तीसरा फंक्शन या रोल जो है, ये सॉर्ट आउट द डाक, सॉर्ट आउट द रिसीट रिसीव्ड इन दिस सेक्शन. वो डाक मैं आपको बाद में अगले एक लेक्चर के अंदर आएगा कि सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन क्या होता है, उस पर फिर मैं बताऊंगा आपको कि मिनिस्ट्री के, हर मिनिस्ट्री के अंदर एक सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन होता है. उसमें से डाक पूरी मिनिस्ट्री की आती है, फिर वहां से सॉर्ट आउट होके हर सेक्शन से मुतलका डॉक जो है उनको दे दी जाती है, उनको भिजवा दी जाती है सेंट्रल डायरी सेक्शन से. अब ये बात जो क्लर्क की है, ये आपके सेक्शन का क्लर्क है. जब इसे डाक सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन से मिलेगी तो ये उस डाक को सॉर्ट आउट करेगा, उसको छांटी, सॉर्टिंग कहते हैं छांटी करने को, छांटी करेगा कि कौन सा लेटर किस सीट के ऊपर डील हो रहा है. फिर उसको ये लेटर दे देगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स होगा, और फिर फाइलिंग ऑफ पेपर्स होगी. चौथा रोल जो ये प्ले करता है क्लर्क जो है, वो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स रिलेटिंग टू ऑफिस फाइल्स. ये एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें ऑफिस फाइल्स का रिकॉर्ड होता है. आपको मैं याद दिलाता चलूं कि हमारे दफ्तरों के अंदर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा एक रजिस्टर ऑफ फाइल्स, एक रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्स, ताकि आपको एक रजिस्टर ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइल्स, के फाइल की मूवमेंट का रजिस्टर, की एक फाइल सेक्शन अफसर से डेप्टी सेक्रेटरी को गई है, तो वो लिख देगा कि फलां डेट को फलां टाइम को मैंने ये लेटर जो है, ये फाइल जो है वो डेप्टी सेक्रेटरी के दफ्तर में पहुंचाई है. हर अफसर का एक बंदा जो अटैच होता उसके साथ, वो
ऐसी फाइलों की मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करता है। तो यहाँ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिलेटिंग टू ऑफिस फाइल्स, ये डील करना जो है ये क्लर्क का काम है। रिकॉर्डेड फाइल्स, डिस्ट्रॉयड फाइल्स एंड मूवमेंट रजिस्टर showing the whereabouts of the files received in or sent out of the section, ये सारा काम इसके जिम्मे है। ही शुड ऑल्सो कीप ए रजिस्टर ऑफ पेंडिंग केसेस। अगर कोई केस मुकर्रर मुद्दत से ज्यादा हो, टाइम लग जाए उसके ऊपर, तो वो पेंडिंग केसेस का रजिस्टर जो है उसने बनाया होता, उसके अंदर उसको शो करता है कि ये अभी तक डिस्पोजल नहीं। उसी के ऊपर फिर ये रिमाइंडर इशू करवाता है ड्यू डेट्स के ऊपर, और रजिस्टर ऑफ रेफरेंस बुक्स जो है वो भी उसको मेंटेन करना जो है वो भी इसी का काम है। वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी दैट दिस फंक्शनरी इज परफॉर्मिंग इन द मिनिस्ट्री। उसके बाद हमारा जो है वो अगला फंक्शन इसका है रिकॉर्ड कीपिंग। Record keeping is very important in the government offices, particularly the ministries. एक एक पेपर का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता है। अकाउंट्स ऑफिसर्स के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग शायद इतनी अच्छी नहीं होती, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन द अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग जो है उस हद तक अच्छी नहीं होती जितनी कि मिनिस्ट्री के अंदर होती है। रिकॉर्ड कीपिंग हर दफ्तर का एक बुनियादी फंक्शन है, लेकिन अकाउंट्स ऑफिस में तो फाइल मिलती नहीं है। और लोगों को बड़ी शिकायत है हमारे अकाउंट्स ऑफिस से कि ये बिल गुम कर देते, लेटर गुम कर देते, फाइल में से लेटर निकाल लेते हैं। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट्स दीज पीपल हैव इन देयर माइंड्स, जो डिपार्टमेंट जिनको हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो उनकी शिकायत अक्सर रहती है। हो सकता है कि ये हमारी सुस्ती की वजह हो या इंटेंशनली हम ऐसा करते हो अकाउंट्स ऑफिस वाले जो हैं, पर पीपल आर नॉट हैप्पी विद द अकाउंट्स ऑफिस। हमारी वर्किंग जो है वो हमें इनकी कंप्लेंट्स को सुनना चाहिए और उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। फिर इसके बाद सेक्शन के अंदर कभी कभी इसको ये ड्यूटी भी दी जाती है कि ये कैश हैंडलिंग करे, जब कभी इसे कैशियर की ड्यूटी जो है वो दी जाती है तो कैश हैंडलिंग भी इसके फंक्शन के अंदर आ जाती है। 8वां फंक्शन जो है इसका है कि स्टेशनरी की इंडेंटिंग करना, स्टोरिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। स्टेशनरी का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना क्लर्क का काम है इन द मिनिस्ट्री। उसको स्टोर एंड स्टॉक के अंदर रखना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सेक्शन के अंदर, ये इसके रोल के अंदर है। और फिर एनी अदर ड्यूटी दैट मे बी असाइंड बाय द सीनियर ऑफिसर्स टू ए क्लर्क, वो भी इसके साथ अटैच की जा सकती है। तो ये 9 फंक्शन जो हैं, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा 8 फंक्शन जो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि एक क्लर्क हमारे मिनिस्ट्री के अंदर अ, अ, अपने फराइज अदा करता है। देन कम्स दफ्तरी। Daftari is another official. A Daftari is required to perform following duties: sees that the officers' tables are fully furnished with the requisite stationery, marker, ink pot. अब तो इंक पॉट मेरा ख्याल है शायद रहे ही नहीं, हम बॉल पेन या मार्कर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये उस वक्त की लिखी हुई है बुक आपकी, जब इंक होती थी, इंक इंक पॉट होता था। आज भी टेबल के ऊपर जो एक जो स्टेशनरी के अलावा चीजें होती हैं वो इंक पॉट, और उसके अंदर वो पेन होल्डर लगा होता है आपका, जो इंक के साथ लिखा जाता है। बहरहाल एनी हो, व्हाट टाइप ऑफ स्टेशनरी इज रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर या ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री जो है, असिस्टेंट है, सुपरिटेंडेंट है, तो ये उनके टेबल के ऊपर दफ्तरी जो है इन चीजों को देखना उसकी जिम्मेदारी। इसके अलावा ही सीज दैट द रेफरेंस बुक्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ आर मेंटेन्ड इन प्रॉपर ऑर्डर एंड
keep up to date by pasting in them correction slips issued from time to time. अब ये पिछले लेक्चर के अंदर मैं ये बता चुका हूँ आपको, अकाउंटेंट जो होता है वो ड्यूटी सॉरी, ये जो अपडेटेड रूल्स की पोजीशन होती है उसको करेक्शन स्लिप का नाम देके जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है रेफरेंस बुक्स के अंदर, तो वो उसको चस्पा करना उसके अंदर जो है वो दफ्तरी का काम है कि जी ये अमेंडमेंट आई है लॉ से, फाइनेंस से, या कहीं से भी है, जो भी मुतलका है, तो वो करेक्शन स्लिप जो है वो लगाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि लेटेस्ट जो रूल पोजीशन है ऑन द सब्जेक्ट वो ये है। तो दफ्तरी इसके अंदर ये रोल प्ले करता है। He helps the stationery assistant in the maintenance of the register of universals and other forms and in the distribution of stationery and forms. स्टेशनरी असिस्टेंट बी सेक्शंस के अंदर होते हैं, उसको ये दफ्तरी जो है वो असिस्ट करता है। फॉर्म मेंटेन होते हैं जो, वो चीजें जो हैं वो रखी जाती हैं। यूनिवर्सल फॉर्म्स वो होते हैं जो इन प्रैक्टिस होते हैं, ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, उसको यूनिवर्सल फॉर्म्स कहते हैं। चौथा फंक्शन ये है, हेल्प्स द लाइब्रेरियन इन द एनुअल स्टॉक टेकिंग। जब कभी एनुअल स्टॉक टेकिंग ऑफ द सेक्शन होती है, लाइब्रेरी एक छोटी सी मेंटेन होती है एक सेक्शन के अंदर, तो सेक्शन में भी होती है, फिर एक मिनिस्ट्री के अंदर भी लाइब्रेरी होती है। तो ये एनुअल स्टॉक टेकिंग जिसमें ऑफिशियल बुक्स जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की वो रखी जाती हैं, तो उस स्टॉक टेकिंग के अंदर जो एनुअल बेसिस पर मेंटेन होती है, दफ्तरी जो है वो लाइब्रेरियन की हेल्प करता है। पांचवा रोल जो है, रिपेयर्स रिप्लेसेस ऑल डैमेज्ड फाइल कवर्स एंड पेजेस ऑफ करंट एंड रिकॉर्डेड फाइल्स। दफ्तरी का काम जो है वो जो हमारे जो फाइलें हैं उनके यूज हो के उनके फाइल कवर जो हैं वो फट जाते हैं, तो दफ्तरी का काम है कि वो देखे कौन कौन सी जो फाइल हैं उनके कवर जो हैं वो डैमेज हो गए, या उन्हें वो रिपेयर करेगा टेप शेप लगा के, या फिर वो उसको रिप्लेस कर देगा नए फाइल कवर के साथ। सिक्स रोल जो है इसका, मेंटेन्स द डायरीज, डिस्पैच रजिस्टर एंड वॉल्यूम ऑफ बाउंड प्रोसीडिंग्स इन गुड कंडीशन and repair them whenever they are found in torn or damaged state and sees that they are dusted daily. आप डायरी, डिस्पैच, रजिस्टर को मेंटेन करना, जो दफ्तरों की जो मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको मेंटेन करना, फाइल को, रजिस्टर्स को, ये इसी का काम है। देन इनकी डेली डस्टिंग करना जो है वो भी दफ्तरी का काम है। तो काले प्लीज वेट फॉर योर क्वेश्चन, मैं पहला पार्ट खत्म कर लूं फिर मैं आपके क्वेश्चन इनवाइट करूंगा। सातवां फंक्शन दफ्तरी का, दफ्तर के अंदर क्या होता है मिनिस्ट्री के अंदर, टेक आउट डायरीज, डिस्पैच रजिस्टर्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ बाउंड प्रोसीडिंग्स फ्रॉम देयर रैक्स whenever required to do so by the record keeper। अगर कहीं पुरानी किसी फाइल का रेफरेंस जो है वो हमें चाहिए होता है, तो वो भी दफ्तरी रिकॉर्ड कीपर के साथ मिलके जो है वो फाइल जो है हमें ढूंढ के देता है ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है। पुल्स आउट एंड रेस्टोर्स द फाइल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन असिस्टेंट या क्लर्क्स। दफ्तरी जो है वो सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन असिस्टेंट या सेक्शन क्लर्क की डायरेक्शंस के ऊपर जो भी वो डायरेक्शन दे उसके ऊपर अमल करना इसकी जिम्मेदारी है।
विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल वर्क इन रेस्टोरिंग द फाइल्स, या कि फाइलों की हालत किस हालत में है, ये इसको मेंटेन करना। हेल्प्स द रिकॉर्ड कीपर इन स्टिचिंग ऑफ recorded files and restoring them in their proper place in the recorded shelves। रिकॉर्ड कीपर को हेल्प करता है दफ्तरी स्टिचिंग करना रिकॉर्डेड फाइल्स की, उसको असल हालत में लाना और फिर रिकॉर्ड के अंदर उनको लगाना जो है शेल्फ्स के ऊपर, वो दफ्तरी का काम है। 10th फंक्शन इसका ये है कि ही सील सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल लेटर्स। हमारे दफ्तरों के अंदर पहले जमाने में, जमाना तो खैर उतना नहीं बदला अभी, कि वो लॉक वाली सील्स होती थी, कि लॉक गर्म करके तो लिफाफे के ऊपर वो रख के तो सील किया जाता था ताकि खोल ना सके। आज सीलिंग का वो रिकॉर्ड तो शायद ना हो, लेकिन स्टिकर जो है सीक्रेट रेड कलर के, वो लिफाफे के ऊपर लगा दिए जाते हैं ताकि कोई उसे खोल ना सके। एंड इट शोज दैट दीज आर द सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल लेटर्स। ये काम भी दफ्तरी करता है। नंबर 11 फंक्शन जो है, ही प्रिपेयर्स न्यू पार्सल्स ऑफ हैवी आर्टिकल्स टू बी सेंट आउट बाय पोस्ट और रेल। फिर अगर डाक बड़ी है, को पार्सल, को बुक्स वुक्स कहीं बेचनी है, को फाइल बेचनी है, कहीं हैवी आर्टिकल्स हो, तो उनके लिए ये पार्सल बनाता है, कपड़े के थैला सा बना के फिर उसको सील बीट करके, तो जो कि बाय पोस्ट और बाय रेल वगैरह जाते हैं, उनकी प्रेपरेशन भी इसके से आजकल हमारे यहाँ यूएमएस या टीसीएस का रिकॉर्ड है कि डाक को डिलीवरी जो है वो जरा तेज हो जाए, तो ऐसे यूएमएस और टीसीएस करवाना भी दफ्तरी की जिम्मेदारी। 13th रोल जो है, टू अफिक्स सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स एंड कवर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिस्पैचर एंड हेल्प्स हिम इन द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैम्प अकाउंट इन डिस्पैचर सिस्टम। अब दफ्तरों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी डाक की टिकटें लगती हैं। कितनी टिकटें लगनी हैं वो रूल के मुताबिक दफ्तरी उसके ऊपर लगाता है, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि कितनी सर्विस स्टेप्स जो हैं इस्तेमाल में आ चुकी हैं, एक रजिस्टर के अंदर उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर। ही हेल्प्स द डिस्पैचर इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑल प्रिंटेड मैटर। ये जो डिस्पैचर हमारा क्लर्क होता है, उसकी हेल्प करता है कि जितना भी प्रिंटेड मैटर जो है वो कहीं बचवाना है तो उसमें उसकी हेल्प करता है। He puts lines for statements when required by section branches। ये ब्रांचेस के अंदर जो हमारी डॉक या स्टेटमेंट्स जो रिटर्न वगैरह जाती हैं, उनको उनको मार्क करना भी इसका काम है। ये चली गई है, ये रह गई है, तो वट एवर रिकॉर्ड उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये लेटर चले गए हैं या नहीं चले गए, तो ये उनके ऊपर निशान वगैरह लगाना जो है, ये भी दफ्तरी का काम है। लेकिन दफ्तरी और क्लर्क जो हैं ये मिल के काम करते हैं आपस के अंदर, कोई जरूरी नहीं है। बट गवर्नमेंट हैज गिवन द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफिशियल इन द मिनिस्ट्री। हमारे अकाउंट्स के ऑफिस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एम्प्लॉयज की इतनी क्लियर नहीं होती। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बताया जाए कि इफ यू आर अपॉइंटेड एज जूनियर क्लर्क, तो जूनियर क्लर्क की ये ड्यूटीज होंगी। आपने कभी अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो निकाल के अगर देखें, तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने काम कौन कौन सा करना है। तो मिनिस्ट्रीज के अंदर ये चीजें जो हैं ये बड़ा ध्यान रखा जाता है इसका, और इसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है। देन कम्स द नायब कासिद हमारे दफ्तरों के अंदर।
पियन भी कहते हैं, इसे नायब कासद भी कहते हैं। अ, ये थोड़ा सा जरा एक क्या कहते हैं कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है। पहले पियन लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब वो नायब कासद इस्तेमाल होता है, ताकि इनकी जो है वो इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। नायब कासद कहते हैं, पहले पियन कहते थे या चपड़ासी कहा जाता था। तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा इज्जत वाला नाम दिया है, नायब कासद। ग्रेड 1 में होता है। इसका रोल क्या है? ए नायब कासद में बी रिक्वायर्ड टू वर्क विद ईदर एन इंडिविजुअल ऑफिसर or a group of officers are in one or more branches of a section. He may be called upon to perform the functions of an attendant or a messenger. नायब कासद जो है वो एक ऑफिसर के साथ अटैच होता है, और कभी कभी दो ऑफिसर्स को भी एक नायब कासद सर्व करता है। और एक नायब कासद जो है पूरी सेक्शन को सर्व करता है, या सेक्शन के अंदर को ब्रांचेस हों तो उनको भी सर्व करता है। एक सेक्शन के अंदर एक नायब कासद अलॉट होता है, और वो काम करता है जो कि एक अटेंडेंट की ड्यूटीज होती हैं, एक मैसेजेस भी होती हैं। और हमारे नायब कासद जो हैं वो मोस्टली इन कामों के अलावा हमारी चाय भी बनाते हैं, हमें पानी भी पिलाते हैं, और ये सारी ड्यूटीज नायब कासद की जिम्मेदारी समझी जाती है। नंबर 2, ओवरऑल पर्पसेस ऑफ नायब कासद इज टू be of assistance to the officers and staff in an office in the efficient performance of their duties. ये दफ्तरों के अंदर नायब कासिद इसलिए आपको दिया जाता है स्टाफ को, कि आपको ये हेल्प आउट कर सके। छोटे छोटे काम आप जो कहें वो ये करके आता है, कोई इंफॉर्मेशन दूसरे सेक्शन से लानी होती वो भी ये लाता है, आपको चाय पानी भी पिलाता है, आपकी फाइलों को भी इधर उधर वो पढ़ते रहता है। He shall not leave the office without the permission of his superior. ये दफ्तर के अंदर ये अपना जो इमीडिएट बॉस होता है, इसका इमीडिएट बॉस जो है वो नॉर्मली सेक्शन असिस्टेंट ही होता है। उसकी मर्जी के बगैर ये दफ्तर नहीं छोड़ता। And will not refuse to sit late if on any particular day he is required to sit after office hours. जब तक दफ्तर खुला है, लोग बैठे हैं, एक भी बंदा बैठा है वहां पर, तो नायब कासिद अपना कमरा नहीं छोड़ सकता। क्लर्क बैठा हो, असिस्टेंट बैठा हो, सुपरिंटेंडेंट बैठा हो, सेक्शन ऑफिसर बैठा हो, तो लाइकवाइज इसकी ड्यूटी जो है लेट आवर्स भी दफ्तर के अंदर इसे बैठना पड़ता है। तो इसके बाद एज एन अटेंडेंट ही इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज, सर्विंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फैचिंग रिफ्रेशमेंट्स, पोस्टिंग लेटर्स, paying bills, as will facilitate the discharge of official business by his officer and members of the staff. He will also repair, replace all damaged file covers where the post of deputy does not exist. अब दफ्तरों के अंदर जहां दफ्तरी मौजूद नहीं होता, वहां नायब कासिद दफ्तरी का काम भी करता है। नंबर 4, द नायब कासिद आर forbidden to receive tips. नायब कासिद जो हैं वो उनको कोई टिप वगैरह, जो कि बाहर से लोग आते हैं काम करवाने के लिए, तो उसकी फाइनेंशियल हेल्प करना जो है इट इज ममनू है। Any नायब कासिद found to be making such demands will be severely punished. The officer in charge of administration should ensure that नायब कासिद या कासिद and other such government servants are acquainted with this periodically. Acquainted with this, कि उनका ख्याल रखा जाता है कि नायब कासिद चूंकि सेक्शन का आदमी है, इसके अंदर केस को प्रायोरिटी के ऊपर
किसी क्लर्क को कह के जल्दी से पुट अप करवाना और उसकी फेवर में लगवाना जो है, ऑन रिक्वेस्ट जो है, ये नायब कासिद या कासिद कहते हैं। नायब कासिद जो है वो ग्रेड 1 में होता है और कासिद ग्रेड 2 में होता है। When a नायब कासिद is promoted to the next grade, he is promoted in this scale too. तो ये हर बंदा जो कि गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर जो काम करता है, ही हैज द स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म, और ही हैज जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज सीट। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन 4-5 नंबर का आ सकता है, तो इनको आपको प्रिपेयर करना होगा, याद करना होगा। लेकिन आसान इन द सेंस ये है कि चूंकि ये आपके दफ्तरों के अंदर भी काम करते हैं, अकाउंट्स ऑफिस में होते हैं ये लोग, तो आप एक बड़े अच्छे तरीके से इनके रोल को जब यहाँ से मुझसे पढ़ के आप जाएंगे, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप जो है वो See, participants, with this, I came to the end of today's first part our lecture. अब आपके सवालात जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी देख लेता हूं कि क्या क्या सवाल हैं, लिख सकते हैं, आपके आए हैं। जी गालिब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मुख्तार हुसैन ने यहाँ सवाल ये पूछा है कि रेड एंट्री इज टाइप ऑफ डायरी नंबर। नो मुख्तार हुसैन, डायरी नंबर और है, रेड एंट्री और है। डायरी नंबर ये है कि व्हेन योर डाक इज रिसीव्ड इन द सेक्शन दैट इज एंटर्ड इन ए रजिस्टर, और एक नंबर अलॉट होता है, उसको डायरी नंबर कहते हैं। लेकिन रेड एंट्री जो है, जब सेक्शन के अंदर डाक जाती है, लेटर जाता है, उस लेटर को लेके तो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन जो है उसको उसमें लगाया जाता है, और नोटिंग पोर्शन साइड के ऊपर जो है रेड एंट्री की जाती है। लेटर का डायरी नंबर क्या है, लेटर की डेट क्या है, लेटर का सब्जेक्ट क्या है, और किससे मुतलका ये है, ये चीजें तो ये मुतलका क्लर्क करता है, सेक्शन का क्लर्क करता है। डायरी रजिस्टर की बात और है, ये रेड एंट्री नोटिंग पोर्शन ऑफ द फाइल से मुतलका है। तो मुख्तार या मुख्तियार हुसैन, आप समझ गए इस चीज को कि ये दो अलग चीजें हैं। अनोनिमस अटेंडी, आपके सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपने वही हैबिट फिर अडॉप्ट की है कि बिलाल पूछ रहा है कि दफ्तरी का स्केल कौन सा होता है। इसका स्केल नॉर्मली 2 ग्रेड होता है, और 3 भी होता है,
ये आपको अपने अपने दफ्तरों में ये देखना पड़ेगा। मुबीन अहमद का क्वेश्चन है कि रेड एंट्री और रन एक समरी ऑफ फैक्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दें। तो मुबीन, रेड एंट्री जो है वो फाइल के अंदर जब आप लेटर रिसीव करके लगाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर, तो उसके ऊपर जो दफ्तर के अंदर अप्रूवल का जो मैकेनिज्म है, वो सबसे पहले रेड एंट्री लगा के लाइन लगा दी जाती है पेपर के ऊपर कि वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। जबकि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो पूरी फाइल की या केस की एब्रिश्ड फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर समरी होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो पेज के ऊपर लिख दिए जाते हैं। तो ये दोनों का फर्क है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये फिदा हुसैन पूछ रहे हैं कि ये सब ड्यूटीज कहाँ मेंशन्ड हैं इन एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फिदा हुसैन, मेरा ख्याल है ये हमारे फिदा हुसैन ही है लाहौर से। तो फिदा हुसैन, ये ड्यूटीज जो हैं ये सारी की सारी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 फेडरल गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, या आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी रूल्स ऑफ बिजनेस, तो उनके अंदर इन सब की ड्यूटीज दी होती। आप वहां से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। नजीरुल्लाह साहब का सवाल है, दिस इज एक्चुअली नॉट इन प्रैक्टिकल आवर डेली लाइफ इन आवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैंने पहले भी आपसे ये शेयर किया था कि हमारे अकाउंट्स के दफ्तरों के अंदर ये ऐसा सेटअप जो है होना तो चाहिए, लेकिन होता नहीं है हर सेक्शन के अंदर। कहीं होता है, कहीं नहीं होता। तो चूंकि सेक्रेटेरिएट का वर्क जो है वो बड़ा एक सिस्टमैटिक होता है, उसके अंदर ये चीजें जो हैं वो बड़े आराम से जो है वो आपको मिलेंगी, उनका रोल जो है डिफाइंड मिलेगा। मोहम्मद काशिफ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ जी दीज जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए काशिफ आप रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1973 की बुक डाउनलोड कर लें यहाँ से, या बाजार से खरीद लें, या यहाँ से आप प्रिंट डाउनलोड करके प्रिंट उसका निकलवा लें, उसको बाइंड करा लें, और वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन जब रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर मौजूद होती। एक सलमान जो हैं, सलमान पूछ रहे हैं कि रिमाइंडर कब कब इशू किए जाते हैं, फॉर हाउ मैनी टाइम रिमाइंडर 1 2 3। तो सलमान, ये जो है रिमाइंडर का एक टाइम मखसूस होता है कि आप सेक्शन असिस्टेंट की जिम्मेदारी है, वो जो समझता है 2 हफ्ते के बाद तो रिमाइंडर देना आपका बनता है। फिर भी जवाब ना आए तो आप मजीद हफ्ता 10 दिन इंतजार करें, सेकंड रिमाइंडर दे दें। तो रिमाइंडर का मतलब ये है कि यू आर रिक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न क्वार्टर, जिसको आपने लेटर लिखा है, बट दैट कंसर्न क्वार्टर इज नॉट बॉदरिंग टू रिप्लाई यू पीपल। फिर आप उसके रिमाइंडर इशू करते हैं। और अगर रिमाइंडर इशू करने से भी आपकी बात ना बने, तो ऑफिशियल लेवल का पर अगर
इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू है तो आप अपने सीनियर ऑफिसर के नोटिस में लाते हैं। फिर वो टेलीफोन से उन्हें करते हैं कि जी हम इतने रिमाइंडर इशू कर चुके हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। एंड स्टिल फिर आप उससे हायर ऑफिसर जो हैं उनसे कह सकते हैं कि वो अपने लेवल पर डीओ लेटर लिखें अपने हम मनसब को, जो कि अगले सेक्शन में जहां से आपको वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। 4 5 6 7 रिमाइंडर आप इशू कर सकते हैं, लेकिन 2 3 के बाद आप हायर ऑफिसर के साथ इशू डिस्कस करें ताकि वो अपने लेवल के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके भिजवा सकें। वकार हुसैन कह रहे हैं कि हमारे लोकल ऑडिट ऑफिस में क्लर्क्स का काम भी ऑडिटर से ही लिया जाता है। अ, वकार हुसैन, जरा अंग्रेजी अपनी जरा रोमन अंग्रेजी ना लिखो, मुझे पढ़ने में मुश्किल आ रही है। आप अगर मुझे समझा दें कि आप क्या कहना चाहते हैं तो मैं शायद बेहतर जवाब दे सकूं आपको। मुबीन अहमद कह रहे हैं कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स इज अपडेटेड आफ्टर रिसीट ऑफ एवरी न्यू लेटर ऑन सेम सब्जेक्ट। मुबीन, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। और लेटर के अलावा उस इशू के ऊपर कोई डिस्पोजल अप्रोप्रिएट लेवल पर हो चुकी तो उसका लिखना भी लाजमी होता है कि इसकी ये डेवलपमेंट है। नए लेटर की भी होती है लेकिन उसके ऊपर जो काम हो रहा होता है उसकी बुक को भी अपडेट करना होता है। फिदा हुसैन हमारे अपने लाहौर वाले हैं। थैंक यू बेटे। मोहम्मद अजीम पूछ रहे हैं कि डीओ लेटर क्या होता है। मोहम्मद अजीम, मैंने अपने इब्तदाई लेक्चर्स के अंदर डीओ लेटर के बारे में तफसील आपको दी थी। आप मेरे पहले कोई 2 3 जो लेक्चर हैं उनको उठा के देखें, वहाँ डीओ लेटर के बारे में मैंने बड़ी तफसील के साथ आप लोगों से शेयर की थी चीज़ें। और स्टिल इफ यू आर you have any quest for knowledge to know about the DO letter, ये चीज़ें जो हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, तो ये सारी की सारी आपको जो है वो मिल जाएंगी रूल्स ऑफ बिजनेस और सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो यू पीपल में कंसल्ट दैट बुक या बुक्स आल्सो। बहरहाल मैंने आपको लिखवा दिया हुआ है, जरूरत तो आपको नहीं है लेकिन अगर बहुत ज्यादा शौक आपको हो तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अ, आपके क्वेश्चन आंसर जो बॉक्स था उसमें तो मैंने आपके जवाबात जो मैं मुनासिब समझता था मैंने दे दिए। अनोनिमस अटेंडी को मैं जानबूझ के अटेंड नहीं कर रहा, बिकॉज आई हैव रिपीटेडली रिक्वेस्टेड दिस जेंटलमैन टू शो हिज नेम, बट इट इज रिग्रेटेड टू से कि उसने इस बात को नहीं फॉलो किया। और मैं आइंदा भी अनोनिमस अटेंडी को नहीं अटेंड करूंगा। प्लीज अपना नाम लिखने में क्या हर्ज है, ये ऑल द पीपल आर राइटिंग द नेम्स इन द क्वेश्चन आंसर बॉक्स। जी, अब आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। बाकी आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस ऑन पार्ट 1।
जी मंसूर अली, आपका क्या सवाल है भाई? मंसूर अली, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। जी प्लीज, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो हैव 10 मिनट्स ब्रेक। इसमें आप थोड़ी पानी वानी पी लें, चाय पी लें, जिसने नमाज पढ़नी है वो पढ़ ले। वी विल मीट एट 1:10। 10 मिनट की ब्रेक मैं आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज हैव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं, जो अगले दो पार्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो भी मैं उसमें इनवाइट करूंगा। 10 मिनट्स ब्रेक। वी विल मीट एट 1:10 पर।
जी, participants, welcome back after a short break. Now I'm starting part two of the lecture, that is relating to the roles and functions of the divisions in the Federal Secretariat. तो उस सिलसिले में आई हैव चूजन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मैंने लिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन क्या रोल प्ले करता है, उसके फंक्शंस पावर्स क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ और भी मैंने डिवीजन जो हैं इसके अंदर रखे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में पहला जो इसका फंक्शन है, regulation of all matters of general applicability of the civil posts in connection with the affairs of the Federation। जो सिविल पोस्ट की जो नौकरियां हैं हमारी, वो सारी की सारी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उससे मुतल्लिका जितने काम है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन डील करता है सिविल पोस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट आती है, प्रमोशन आती है, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के परव्यू में फॉल कर रही है। देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो हैं ये सीएसएस के ग्रुप्स होते हैं। 12 ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त सीएसएस के अंदर सिविल सर्विस के अंदर फॉल कर रहे हैं, उनके सारे मैटर्स को डील करता है ये। पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स। पाकिस्तान के अंदर तीन जो हैं वो यूनिफाइड ग्रेड्स ऑल पाकिस्तान सर्विस के होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है उसको भी ये डील करता है। फिर पॉलिसी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रेड्स, ये बनाता है। ग्रांट ऑफ एक्स ऑफिशियल स्टेटस टू नॉन सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स, तो जो सेक्रेटेरिएट के लोग नहीं होते उनको भी ये एक्स ऑफिशियल स्टेटस जो है वो अकॉर्ड करता है। ट्रेनिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर मैटर्स रिलेटेड टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज लाहौर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची, कोयटा एंड पेशावर, और पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट पेशावर, सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर। उसके बाद 6 नंबर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस इन रिगार्ड टू फेडरल पर्सनस कमीशन, वो भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के तहत आता है। general service matters such as casual leave, office hours, liveries of government servants. Liveries means uniform. Policy questions regarding association of federal government employees, list of persons debarred from future employment under government, matters relating to central selection board, uh, special selection board, ये जो है स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो पाकिस्तान मिशन अब्रॉड के लिए जो सिलेक्शन होती है उसको भी यही डील करता है। सिलेक्शन कमेटी फॉर प्रोविंशियल पोस्ट बॉर्न ऑन ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स, ये सूबों के अंदर जो सिविल सर्विस की पोस्टें होती हैं, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है, पुलिस सर्विस आती है, इनकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी यही डील करता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो। देन 9th फंक्शन या रोल जो प्ले करता है ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, ये कैरियर प्लानिंग ऑफ ऑफिसर्स करता है। इंस्ट्रक्शंस फॉर राइटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, ईसीआर जिसे कहते हैं, उसको भी मेंटेन करता है। सेंट्रलाइज द अरेंजमेंट्स इन मैनेजिंग ओरिजिनल और डुप्लीकेट एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स टू जीरो ऑफ ऑफिसर्स। 10वां रोल स्टाफ वेलफेयर, फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस, इसको भी ये डील करता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। सर्विसेज ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के परव्यू में आता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को करने हैं वो भी यही करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, ये भी इसके परव्यू में फॉल करती है। टू एक्ट एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू अंडरटेक केस स्टडीज टू सॉल्व स्पेसिफिक management problems using techniques like PERT, CPM, system analysis, operations research, and Q&A. These are all the abbreviations related to the management of the federal government के तहत जो चीज़ों को देखती है। Review of organizations, functions, and procedures of the divisions, attached departments, all other federal government offices and departments, autonomous organizations had taken over industries with the objectives of improving their efficiency. सोलहवां फंक्शन है periodical review of staff strength in the divisions, attached departments and all other federal government offices. स्टाफ कितने की जरूरत है, periodical review इसका करता है फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। 17वां रोल है इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, forms, procedures, and methods for efficient and economic execution of government business, minimizing public inconvenience and evolution of built-in safeguards against corruption. बहुत बड़ा सवालिया निशान है इन चीजों के ऊपर। रूल्स हम बनाते जाते हैं पब्लिक की इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, एफिशिएंट वर्किंग के लिए प्रोसीजर्स और मेथड बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें कामयाब नहीं हुए। दिस रोल इज आल्सो लाइंक विद द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। क्यों नाकाम हुए हैं? हम इन चीज़ों के अंदर ये बड़ी दुख भरी कहानी है। 18वां रूल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ये है ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज इन टेक्निक्स लाइक O&M, CPM, PERT। ये सारी ट्रेनिंग का सिस्टम है जो कि हमारे दफ्तरों के अंदर जो रवाज पाता है उसके ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अपने इख्तियारात रखता है। प्रमोशन ऑफ द नॉलेज एंड यूज ऑफ O&M ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। ये गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसर्स, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरल गवर्नमेंट स्टेटस की जो होती हैं ये इसी डिवीजन के अंडर फॉल करती है। आइडिया अवार्ड स्कीम, कोई ब्रिलियंट आइडिया कहीं अगर कोई रिसर्चर जो है, कोई ऑफिसर जो है वो अगर देता है और दैट इज रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री कंसर्न, तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फाइनली उसके लिए अवार्ड स्कीम के तहत उसका नाम जो है वो रख लेता है और फिर उसको क्या कहते हैं कि सतारा इम्तियाज जो इस टाइप की चीजें जो है ये तबके शमके जो है ये इन्हीं के परफ्यूम के अंदर फॉल करते हैं। 21वां रोल है पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर, इसके अंदर आता है। 22वां है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डिवीजन और एन अटैच डिपार्टमेंट और ए चेंज इन द स्टेटस ऑफ एन अटैच डिपार्टमेंट। आपकी सारी जो रीऑर्गेनाइजेशन है किसी डिवीजन के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उसको डील करता है। Reorganization of a on a permanent basis of a working unit in a division other than a section। तो ये डिवीजन के अंदर चेंजेस जो हैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के परव्यू के अंदर फॉल करती। 23वां फंक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं उनका स्टेटस जो है डिटर्मिन करने के लिए भी रोल इसका है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का 24-25 ओमिट कर दिए गए हैं, 26वां भी ओमिट कर दिया गया इसका फंक्शन, और इस तरीके से ये हमारे पास तकरीबन 23 फंक्शन हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो रोल प्ले करता है। इसके परव्यू के अंदर फॉल करते हैं
इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप को मैंने पहले भी अर्ज किया था, और हर डिवीजन का जब मैं रोल आपके साथ शेयर करता हूँ तो आई रिपीट इट रेगुलरली कि आप 5-6 फंक्शन याद कर लें जो आपको अच्छे लगते हैं। अ, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन इसके, क्योंकि 4-5 नंबर का ही सवाल जो है वो आपको इम्तहान में आता है। नेक्स्ट कम्स द फाइनेंस डिवीजन। आप लोग चूंकि फाइनेंस से मुतल्लिका काम वगैरह करते हैं, तो यू पीपल माइट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन। तो ये आप आज देख लीजिएगा कि फाइनेंस डिवीजन जो है, फाइनेंसेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मैटर्स अफेक्टिंग द कंट्री एज ए होल, फाइनेंस डिवीजन डील करता है। द एनुअल बजट स्टेटमेंट एंड द सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस budget statements to be laid before the National Assembly, the schedule of authorized expenditure, इसको भी फाइनेंस डिवीजन जो है वो उसके दायरे कार के अंदर आता है। अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है फाइनेंस डिवीजन के अंदर आता है। एलोकेशन ऑफ शेयर ऑफ ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द प्रोसीड्स ऑफ डिविजिबल फेडरल टैक्सेस, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये आपका जो एनएफसी अवार्ड होता है वो भी फाइनेंस डिवीजन के अंडर फॉल करता है। पब्लिक डेट ऑफ द फेडरेशन बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोरोइंग मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये जो हम कर्जा उठाते हैं, इंटरनल कर्जा हो, मुल्क के अंदर से हो या मुल्क के बाहर से हो, उस सारी बारोइंग ऑफ मनी जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की सिक्योरिटी के अगेंस्ट होती है। उसको डील करना भी फाइनेंस डिवीजन का काम है। लोन्स एंड एडवांसेस बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी फाइनेंस डिवीजन देखता है। सैंक्शंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर रिक्वायरिंग कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, ये भी इसके परव्यू के अंदर फॉल करती है। एक्सपेंडिचर के बारे में सैंक्शंस जो हैं। एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, ये भी इसके दायरे कार में आती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस, इसको भी फाइनेंस डिवीजन डील करता है। करेंसी क्वाइनेज एंड लीगल टेंडर, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन एंड पाकिस्तान मिंट लाहौर, ये भी इसी के अंडर काम करते हैं फाइनेंस डिवीजन के। नंबर 11, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड अदर कॉरपोरेशंस, दैट इज टू से के सेंट्रल बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फाइनेंस डिवीजन के परव्यू के अंदर आता है इसकी पॉलिसीज को देखना। अदर बैंकिंग, जो हमारे बाकी फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, वो उनके जो बिजनेसेस हैं, वो भी यही देखता है। इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कॉरपोरेशंस इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस not confined to or controlled or bearing on business in one province, इनको देखना भी इसी का काम है। बिजनेस रिलेटेड टू फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो भी इसी के अंडर आता है। कंपनी लॉ, अकाउंटेंसी वगैरह का जो शोबा है, फाइनेंस डिवीजन के अंडर फॉल करता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ये बनाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस को डील करता है। फाइनेंशियल सेटलमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसा इशू जो कि हमारा इंडिया के साथ चल रहा है प्री पार्टीशन का, तो उसको भी सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो भी फाइनेंस डिवीजन देखेगा। फ्रेमिंग ऑफ रूल्स ऑन पे एंड अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लीव बेनिफिट्स एंड अदर फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। फाइनेंशियल मैटर्स से मुतल्लिका जो हैं वो आपके जो अलाउंसेस, पे एंड अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लीव के फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर जो है वो यही देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी यही डील करता है। इंटरनेशनल जो आईएमएफ जो है
आपको पता है कि वो बजट से मुतल्लिका जो डेफिसिट होता है उसके लिए कैसा देता है। और एनुअल बजट स्टेटमेंट बनाना जो है वो फाइनेंस डिवीजन का काम है। तो इसलिए आईएमएफ के साथ भी इंटरेक्शन यही हमारा डिवीजन करता है। मोनोपोली कंट्रोल एंड एंटी कार्टेल लॉस भी यही बनाता है। लेकिन कामयाबी कोई नहीं होती इससे। बहरहाल रूल मौजूद हैं, इसके परव्यू दायरा कार के अंदर फॉलो करते हैं। आगे कामयाबी होती है या नहीं होती, दैट इज अनदर थिंग। 21 से 24 तक कमिट कर दिए गए हैं। डी रेगुलेशन पॉलिसी भी यही देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर 78 पीसी के दायरे कार में आती है। Negotiations with international organization और other countries and implementation of agreements thereof। फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर कोई चीज हो तो यही फाइनेंस डिवीजन जो है वो देखता है। 28, 29 और 30 ओमिट कर दिए गए हैं इसके फंक्शंस। तो विद दिस दो डिवीजन जो है वो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं। पांच पांच फंक्शन इम्पोर्टेंट निकाल के आप इम्तहानी नुक्ता निगाह से इसको आप याद कर सकते हैं ताकि पेपर अटेम्प्ट किया जा सके। नाउ पार्ट 2 इज कंप्लीट। योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। आपका कोई सवाल है तो प्लीज वो मुझसे आप पूछ सकते हैं ताकि फिर उसके बाद थर्ड पार्ट के ऊपर जा सके। ये नासिर अली कहते हैं कि नोट्स काफी हैं या कोई और किताब भी पढ़ने की जरूरत है। नासिर अली, मेरे नोट्स काफी हैं, आप इन्हीं को अच्छे तरीके से याद कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। फिदा हुसैन कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला। क्या नहीं मिला फिदा हुसैन, मुझे बताइए क्या चीज आपको नहीं मिली। ये सलमान हैं, ये कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। सलमान, सुनिएगा कि कंसोलिडेटेड फंड जो है ये गवर्नमेंट का अकाउंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट की सारी इनकम जो है वो किसी भी जगह से आए वो सारी की सारी इस अकाउंट में जमा हो जाती है। और फिर इस अकाउंट से पैसा निकल के आपका बजट बनता है। बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट और फाइनेंस डिवीजन आपका बजट बनाता है, असेंबली से पास कराता है, फिर महकमों को तकसीम करता है। ऑल दैट अमाउंट कम्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। अगर फेडरल गवर्नमेंट होगी तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहलाएगा, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी तो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड कहलाएगा। तो ये ऐसे ही है जैसे आपका जाती पर्स आपकी जेब में होता है। ये गवर्नमेंट का पर्स है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, इसके अंदर गवर्नमेंट के पैसे पड़े होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसमें एक दफा पैसा जमा हो जाए तो फिर आप निकाल नहीं सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज द briefly explained view of the consolidated fund।
मेरा ख्याल है कि आप फॉलो कर गए होंगे। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। नासिर अली, आप का क्या सवाल है बेटे? जी नासिर। ये जीशान क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइनेंस डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जीशान, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है जितने भी डिवीजन हैं वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, उनके किसी एक दो के बारे में पूछ लेता है सवाल इम्तहान में। तो फाइनेंस डिवीजन के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स एंड फंक्शंस पूछ सकता है वो, कि राइट डाउन द पावर्स एंड फंक्शंस या रोल ऑफ द फाइनेंस डिवीजन। बस इतना सा सवाल होगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू, जितने नंबरों का सवाल हो, जो कि नॉर्मली 5 नंबर से ज्यादा नहीं आता, तो आपको कम से कम 5 फंक्शन उसके लिखने होंगे। तो हर डिवीजन के बारे में कि उसका रोल और फंक्शन क्या है, एग्जामिनर किसी के बारे में पूछ सकता है। तो फाइनेंस डिवीजन जो है ये इस लिहाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है आपसे। डिफेंस डिवीजन, फॉरेन अफेयर डिवीजन, तो इस टाइप के जितने भी डिवीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अ, उसके बाद फिदा हुसैन कह रहे हैं रूल्स ऑफ बिजनेस में सबकी ड्यूटीज नहीं मिली। तो फिदा हुसैन, रूल्स ऑफ बिजनेस के साथ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस की बुक देखिए, उसमें मिल जाएंगी जो इसमें नहीं होंगी। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि पास्ट पेपर जो हैं वो डिस्कस कर लें हम। तो मैं जुबैर साहब, साथ साथ आपको क्वेश्चन की नेचर तो बता रहा हूँ, लेकिन मैंने लास्ट 3 लेक्चर जो हैं वो आपके पास पेपर्स के लिए रखे हैं। तो अभी तो हम आधा भी सिलेबस कवर नहीं कर पाए, आधे लेक्चर भी हमारे नहीं हुए। आज हमारा 12th लेक्चर है और 30 लेक्चर हमने कंप्लीट करने हैं। You will be explain different things of the syllabus in 27 lectures, and rest of the 3 lectures जो हैं वो मैं पास पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कोई आपका सवाल क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अलावा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं थर्ड पार्ट के ऊपर आपको ले जाता हूँ। थर्ड पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। वैसे तो हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, पर एनी हाउ ये थर्ड पार्ट में हम चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में है, कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हम जो है वो टेकअप करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमारा, इंट्रोडक्शन के अंदर तो यही मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग डिफरेंट क्वार्टर्स। तो ये अंडर सर्टेन सिस्टम्स के तहत चलता है।
सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन का मैटर है, आपके क्या कहते हैं इसको, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। और अगर आपका दफ्तर जो है वो बाहर के दफ्तरों के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। दिस कम्स अंडर द हेडिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो इस सिलसिले में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, जो कि हम इंटरनली करें या एक्सटर्नली करें। हाउ मैनी फंक्शंस जो है इट परफॉर्म, कम्युनिकेशन जो है। तो कभी कभी सवाल जो आता है इम्तहान में वो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर आप लिखें, 5-6 नंबरों का आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको तकरीबन 12 फंक्शन इसके इम्पोर्टेंस के दिए हैं। तो आपके 5-6 नंबर तो कवर हो जाएंगे। अगर ज्यादा नंबरों का होगा तो आप यू कैन इजिली पिक अप द पॉइंट्स। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दिलचस्प भी हैं। तो पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बिजनेस। नंबर वन, कम्युनिकेशन बिजनेस, बिजनेस जो है कम्युनिकेशन के बगैर नहीं चल सकता। इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसका रॉ मटेरियल है, उसका तरीकाकार है, उसके चैनल है। बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन बड़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी गुफ्तगू, आपका लेटर, उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर टू, असेंशियल फॉर मैनेजरियल सक्सेस। वो लोग जो कि अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं वो मैनेजर सक्सेसफुल रहते हैं। प्लीज नोट इट कि आपकी जो जबान है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन योर बिजनेस। आप किसी भी फील्ड में हो, आप दफ्तर में हो, आप टीचिंग में हो, आप पुलिस में हो, आप किसी जगह आप काम कर रहे हो, जो सक्सेस आपकी है एज एन ऑफिशियल और ऑफिसर, दैट रेस्ट विद द गुड बिजनेस कम्युनिकेशन। जितने अच्छे अल्फाज के साथ आप दूसरों से गुफ्तगू करेंगे, जितना अच्छा बिहेवियर आप शो करेंगे, दैट रेस्ट विद द कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस। तो प्लीज आपकी जो रैंकिंग अगर की जाए तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं आपके साथ, लेकिन कम्युनिकेट करना जो है ये उससे हायर दर्जा रखता है। प्लीज नोट इट डाउन, कम्युनिकेशन रैंक्स हाई दैन टेक्निकल स्किल्स। आप बहुत लायक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो आपकी टेक्निकल स्किल्स जो है वो आधा आपकी इम्पोर्टेंस खो देगी। तो अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल जो है वो कम्युनिकेशन की जान है। तो it would be my request to you all people कि whenever you are talking to your fellow men, to your seniors, to your teachers, to your juniors in the family, in the friends company, आप अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल करें। डोंट हर्ट और अदर पीपल। जो को भी है वो इज्जत और एहतराम के साथ उससे पेश आना जो है वो आपकी सक्सेस का पहला स्टोन है, पहला स्टेप है। तो आप लाइक हैं, आप खूबसूरत हैं, आप हैंडसम हैं, वट एवर यू आर, आप बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इट डजेंट मैटर। इट मैटर्स हाउ यू बिहेव विद अदर्स।
आपके पास बड़ी दौलत है, लोगों को कोई गर्ज नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज हैं जो आपको इज्जत दिलाते हैं। आप रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट रिसीव करें। तो आपकी ये जो गुफ्तगू है वो कम्युनिकेशन के जरिए दूसरों तक चलती है, उन तक पहुंचती है। तो इट हैज बिन अकॉर्डेड द हायर रैंक के आप टेक्निकल स्किल्स है, वेल्थ है, हैंडसम है, बहुत मालदार खानदान से आपका ताल्लुक है। हैज नथिंग टू डू विद योर पर्सनैलिटी। You will have to look for the appropriate words to address others. People only remember that you are a good man, you pay respect, you get respect. कम्युनिकेशन का चौथा रोल जो है, हेल्पफुल इन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। आपकी अच्छी अगर गुफ्तगू है तो आप एक टीम मैनेजर के तौर पर बाकी सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर लेंगे, अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। और टीम वर्क के अंदर आपके अल्फाज बड़े मैटर करते हैं। प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट द हैबिट ऑफ यूजिंग गुड वर्ड्स फॉर अदर्स। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम बड़े कंजूस हैं, हमारे अल्फाज से भी किसी को हौसला अफजाई नहीं देते। तो प्लीज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू माय स्टूडेंट्स, टू माय फेलोज, मैंने अर्ज किया कि आप ही मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। मेरे स्टूडेंट ग्रेड 17, 18, 19, 20 ग्रेड के भी मेरे स्टूडेंट जो हैं वो होते हैं। तो आई आई गिव देम a tip for successful life: to use appropriate words of respect for others. इससे इज्जत बढ़ती है, इज्जत कम नहीं होती। छठा फंक्शन जो है, अच्छा, फिफ्थ, हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द वर्ल्ड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या हैं, बाहर की दुनिया को उससे कोई बस नहीं है। दे डील विद यू ओनली what attitude and behavior you display before them. छठा फंक्शन, organizations cannot function if the persons involved fail to communicate effectively. वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जो अच्छी नहीं रखते बोलचाल, जिनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका इमेज जो है वो सोसाइटी के अंदर, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत पुअर होता है। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले जो हैं उनका रोल, उनकी जबान ठीक नहीं होती, लोग नफरत करते हैं। और लाइकवाइज अकाउंट्स वालों से भी लोगों को बहुत शिकायत है। इस तरीके से बाकी जितने भी अदारे हैं, अगर वो लोगों के साथ आप लोग, हम लोग जो हैं वो वी आर दी पब्लिक सर्वेंट्स। हमारा तो काम ही पब्लिक की सर्विस करना है। अगर हमने उनको दुत्कार के रखना है तो मेरा ख्याल है कि वी हैव बीन फेल्ड इन दी डिस्चार्जिंग ऑफ आवर ड्यूटीज। तो प्लीज यूज अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद द जनरल पब्लिक अगर आपने रिस्पेक्ट कमांड करनी। गुड कम्युनिकेशन मीन्स गुड बिजनेस। अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपने ग्राहक से अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो अगली दफा वो ग्राहक आपके पास दूर से भी चल के आएगा। और अगर आप ग्राहक को अपना गुलाम समझेंगे तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो प्लीज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट्स जो हैं, उन सब से लोगों को शिकायत है, हमारी आवाम को शिकायत है, हम इनके मसाइल को हल नहीं करते। तो प्लीज, वी विल हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड, आवर बिहेवियर विद द जनरल पब्लिक। तो अल्फाज क्या, कोई खर्चा तो नहीं होता इसके अंदर। अल्फाज का प्रॉपर इस्तेमाल जो है, पे रिस्पेक्ट टू दी अदर्स। आपके पास को काम के लिए आता है तो प्लीज ऑफर हिम चेयर, सीट ऑफर करें, बैठ जाएं आप, उसकी बात तवज्जो से सुन। टेंथ फंक्शन, हेल्प्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर आप अच्छा बिहेवियर शो करेंगे,
अगले को बात समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर भी कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ए पर्सन और सिचुएशन इन ए बेटर वे। आपकी अ, एक शख्स के साथ अगर आप पोलाइटली बात करेंगे तो उसका नुक्ता नजर समझने की कोशिश करें, सिचुएशन के मुताबिक डील करें आप। Business enables co-workers to resolve differences and build trust and respect in the organization. अगर आपका बिहेवियर ठीक है, आपका मजाज ठीक है, एटीट्यूड ठीक है, आपके कोवर्कर्स, आपके साथी जो हैं वो भी आपकी इज्जत करेंगे, बाहर से मिलने के लिए काम के सिलसिले में आपके पास आएगा, तो इट विल बिल्ड योर ट्रस्ट दैट यू आर ए समझदार आदमी है, आप जहांदीदा बंदे हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को। काम तो आपने रूल के अंदर रह के करना है, लेकिन गुफ्तगू का अंदाज जो है दैट मैटर्स ए लॉट। तो दिस इज माय टुडेज एक बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि प्लीज अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत देख समझ, सोच समझ के कीजिए, कहीं दूसरा शख्स जो है वो हर्ट ना हो जाए। इसके साथ नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं। Communication channels. Definition: the channels through which messages pass from one person to another within the entity is called communication channel. There are pathways along with the information flows to groups and teams throughout the organization. Organizational channel communication flows in multiple directions. आपकी गुफ्तगू जो है, आपकी कम्युनिकेशन अपवर्ड भी जाती है, डाउनवर्ड भी आती है, हॉरिजॉन्टल भी आती है, डायगोनल भी आती है। आप एजी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एजी से अगर नीचे को डायरेक्शन पास ऑन होती है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। नीचे से इंफॉर्मेशन जो है वो ऊपर आप भेजते हैं, उसके जवाब में वट एवर वाज आस्क्ड बाय एजी, तो आप अपवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ये है कि आप आपस में सेक्शन के कोलीग जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन ये है कि आप चैनल ऑफ हायरार्की को ब्रेक कर देते हैं। मसलन एक इंचार्ज ऑफिसर जो है वो डायरेक्टली अपने सेकंड इन कमांड को जो है वो कोई इमीडिएट नेचर का कोई काम है, आपका पे रोल ही देख लीजिए कि एजी को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एडिशनल एजी को नहीं बुलाता, वो डेप्टी एजी को नहीं बुलाता, वो एओ को नहीं बुलाता, वो डायरेक्ट उस सेक्शन के अकाउंटेंट को बुला लेता है कि भाई मुझे बताओ कि ये फलां के पे का क्या मामला है। तो दिस वुड बी द डायगोनल। सारे चैनल छोड़ के आप तिरछे एंगल के ऊपर आके डायरेक्टली उस बंदे से जो सीट वाला है उससे इंफॉर्मेशन लें। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड diagonal information. The choice of communication network depends on the nature of the group tasks, extent to which group members need to communicate with each other to achieve group goals. Functions of communication network includes providing the means to organize the activities of the individuals, groups, and other subunits within the organization, providing instruments for directing the activities of the organization as a whole, facilitating the exchange of information within the organization, ensuring the flow of information between the organization and the external environment in which it exists. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने होते हैं? कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल नेटवर्क क्या होता है? It takes place in an entity through approved organizational channels. These channels are sanctioned,
officially and are reflected in an organizational chart. The organizational chart defines the hierarchical arrangements and the reporting system in the organization. They include the following major types. फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। फॉर्मल नेटवर्क की किस्म कितनी टाइप्स हैं? चेन नेटवर्क होता है, वाई नेटवर्क होता है, व्हील नेटवर्क होता है, सर्कल नेटवर्क होता है, ऑल चैनल नेटवर्क होता है। ये 5 किस्में ऐसी हैं जिनमें से आपको किसी एक नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर फॉर्मल नेटवर्क जो है या नेटवर्क चैनलिंग जो है उसके ऊपर डिफाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर देयर, तो आप फिर फॉर्मल नेटवर्क देंगे, इनफॉर्मल देंगे, और फिर फॉर्मल के अंदर ये 5 चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे। 5 नेटवर्क जो है, चेन नेटवर्क क्या है, वाई नेटवर्क क्या है, व्हील नेटवर्क क्या है, सर्कल नेटवर्क क्या है, और चैनल नेटवर्क क्या है। ये चीजें जो हैं ये आप बी कॉम में पढ़ के आए हैं अपनी कम्युनिकेशन बुक के अंदर। बार इसकी तफसील जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट कि ये फॉर्मल नेटवर्क की 5 किस्में हैं। एक इनफॉर्मल नेटवर्क होता है, इनफॉर्मल नेटवर्क जिसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं। मैं पहले ग्रेप वाइन भी आपको दिखा लूं। ये इनफॉर्मल नेटवर्क के अंदर ग्रेप वाइन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके ऊपर आते रहते हैं। ग्रेप वाइन नेटवर्क क्या है? इसका दूसरा नाम इनफॉर्मल नेटवर्क है। तो आ, ये हम पहले चेन नेटवर्क देखते हैं। इट हैज फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन इज पास्ड स्ट्रेट अप और डाउन फॉर फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल चेन ऑफ कमांड क्या है? एजी ऑफिस का दफ्तर देख लीजिएगा। फॉर्मल चेन ऑफ कमांड क्या है? एजी कोई ऑर्डर पास करते हैं तो एडिशनल एजी को ऑर्डर देंगे, एडिशनल एजी डेप्टी एजी को कहेगा, डेप्टी एजी असिस्टेंट एजी को कहेगा या अकाउंट्स अफसर को कहेगा, और अकाउंट्स अफसर जो है वो अपने अकाउंटेंट को कहेगा। और इंफॉर्मेशन ऊपर जानी है तो अकाउंटेंट एओ को पास ऑन करेगा, एओ डेप्टी को पास ऑन करेगा, डेप्टी एडिशनल एजी को करेगा, एडिशनल एजी एजी को करेगा। ये एक चेन बनती है हायरार्की की। ऊपर से नीचे आप कोई स्टेप ओमिट नहीं कर सकते। One person passes information to others up down within the line of hierarchy, who then further passes it in their own chain of command. It allows only vertical movement and is strictly hierarchical. It has a leader who decides as what message are to be sent and how this message are to be communicated. It reflects upward and downward communication and it exists in a vertical hierarchy. It is suitable for tasks that have to be accomplished within a given time and without any deviation. By book चलना पड़ता है। गालिब इंतजार करें, अभी आपका सवाल लूंगा मैं। There is a risk of losing any part of the information at every successive level. Persons at the bottom may feel isolated and less motivated. ये चेन नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चेन नेटवर्क की खसूसियात क्या हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मल नेटवर्क का सब टॉपिक है, टाइप है उसकी। वाई नेटवर्क है, इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन बी assumed as variation of chain network। ये उससे डिफरेंट है। Here messages are communicated vertically between the subordinates and supervisor in the hierarchical arrangements. Information from the leader is shared simultaneously through 2 channels who in turn pass the information outwards. It disseminates the information faster than the chain network. ये Y network है। Wheel network ये होता है, it is characterized by the center position of the leader. Leader plays a key role to disseminate information. The primary communication occurs when the members and group leaders
and then group leaders share the information with all. Decisions are made fast in wheel network. व्हील नेटवर्क को आप मिसाल समझें कि तांगे का एक पहिया जो होता है ना, तांगे का या रोडे का, तो सेंटर में एक एक्सिस होता है, उसके साथ पिलर्स लाके तो एक पहिया बनता है, व्हील नेटवर्क। ऑल द अथॉरिटी इज विद द, वो जो एक्सेल है उसके ऊपर होती है, सेंट्रल पोजीशन जिसके अंदर होती है। सब लोगों से ये जो है वो ये लीडर का काम करती है। तो यहाँ पर लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी इंफॉर्मेशन उस पर आके खत्म हो जाती है, एंड ही टेक्स द डिसीजन कि उसने क्या करना है। जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द शेप ऑफ द, ये जो है आपका तांगे का पहिया जो है उसको देखें कि जो सेंटर के अंदर वो पुली सी होती है जिसमें से बाहर रॉड्स निकली होती, जो पहिए को सपोर्ट देती। लेकिन उस वो जो एक्सेल होता है उसका उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है पहिए की मूवमेंट पर। तो दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिवन द नेम द व्हील नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क, it is horizontal as well as decentralized communication. It assumes no leaders. There is complete equality for all members. The members can communicate with persons to their right and left. Each member of the circle has the same equality or power to impact the group. The information moves slowly and might get distorted. Everybody participates in the decision-making process. Morale of the group members is high. सर्कल नेटवर्क ये है कि आप एक दायरे के अंदर सब बैठे। यू माइट हैव लर्नड गोल मेज कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट जो है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि सारे स्टेक होल्डर जो हैं एक गोल मेज के गिर्द इकट्ठे जाते हैं। नो वन इज द लीडर, और सारे मेंबर्स अपनी पावर्स के लिहाज से बराबर होते हैं और डिस्कस करते हैं, फिर अपने कंसेंसस से मेजॉरिटी से एक डिसीजन ले लेते हैं। ऐसी कम्युनिकेशन का चैनल होगा तो वो सर्कल नेटवर्क कहलाएगा। ऑल चैनल नेटवर्क या स्टार नेटवर्क, it is an extension of the circle network. All members are equal and have the same amount of power to influence others. It allows maximum contribution. It is self-managed. All group members are free to contribute and no one assumes a leadership role. ये काफी हद तक जो है पिछले की एक्सटेंशन है सर्कल नेटवर्क की है। लेकिन ये सेल्फ मैनेज टीम है ये, वो उसके अंदर सेल्फ मैनेज कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है सर्कल के अंदर, लेकिन सेल्फ मैनेज यहाँ पर ये होता है। देन इनफॉर्मल नेटवर्क है ग्रेप वाइन का। इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ग्रेप वाइन जो है गपशप की सेंस में आता है कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करती। डज नॉट मेक यूज ऑफ ऑफिशियल चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन co-worker to another outside the organization where the colleagues meet socially. No formal lines of hierarchy and not controlled by management. Efficient organizations make best possible use of grapevine network for constructive purposes. It has limitations. Difficult to determine the source of original message. कहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हुआ था। May serve the self-interest of individuals and groups to spread rumors. ग्रेपवाइन के अंदर रूमर्स बहुत काम करती हैं, रूमर्स फैलती हैं इससे। लेकिन अच्छी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ से अपने अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो ले लेती है, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी कोलीग्स या फ्रेंड्स के बैठे होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर फिर आप इसको अपनी मर्जी से मूव करते हैं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती और आप बड़ी गर्मजोशी से हिस्सा लेते हैं ऐसी गपशप के ऊपर। तो इसको ग्रेप वाइन कहते हैं या इनफॉर्मल नेटवर्क कहते हैं। तो ये
important है from examination point of view. Each and every aspect is discussed, will be asked in the paper. So with this, I came to the end of today's lecture. Very important. आज गालिब आपका सवाल नहीं लूंगा मैं आज। मैं थोड़ा सा एक आज हरी में हूँ। आई एम बिजी समवेयर एल्स। तो आप इसे पढ़ाइएगा, अगले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर मैं ले लूंगा आपका। तो आप लोग को आज मैं सर्कुलेट कर दूंगा, इसको पढ़ के आइएगा, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर जो कि ट्यूसडे वाले दिन होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई एम क्लोजिंग द सेशन। फिर इंशाल्लाह कल जो है परसों इंशाल्लाह हम मिलेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको। तो विद दिस आई एम क्लोजिंग माय सेशन टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके आइएगा, इसे पढ़ के आइएगा।